तो हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सदिश गुणनफल की, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। हमने उससे पहले डॉट प्रोडक्ट की चर्चा कर ली थी और मैंने उसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में आपके लिए सूत्र उसका दे के गया था कि उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है और क्रॉस का चिन्ह लग जाता है। तो उसी की मैं दोबारा से चर्चा करने वाला हूँ, किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि ये आज की आपकी क्लास लास्ट क्लास रहेगी। आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा वेक्टर चैप्टर। फिर हम मैराथन लेके आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की और वेक्टर चैप्टर की। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को, आने वाली 20 से 30 मिनट मेरी और आने वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा, यानी 20 से 30 मिनट आपके पास हों तो मेरे लिए निकालना। आने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग गुर्दे फेफड़े में मैं स्कैन करा कर दूंगा। तो मैं अभी अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स में अदिश गुणनफल की। तो हमने बात कर ली है। आज का हमारा एम रहेगा सदिश गुणनफल। क्या रहेगा? सदिश गुणनफल। आप हेडिंग डाल लो सदिश गुणनफल। ओके, अब देखो सदिश गुणनफल क्या होता है। सदिश गुणनफल को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं सदिश गुणनफल को। इसी नाम से ये जाना जाता है। इसमें इस प्रकार का एक सिंबल आ जाता है क्रॉस का। किसका सिंबल आ जाता है इसमें? क्रॉस का। ठीक है, ये आ जाता है इसमें क्रॉस, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो यहां से आगे क्या होता है। तो अब देखो ध्यान से, हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। यदि आपको थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूव दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा इम्प्रूव कर लेना। यूट्यूब में एक कोने पर आइकन होता है, उसे ओपन करके उसको क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर लेना, उसमें सुधार कर लेना। तो मेरे पास ऐसी क्वालिटी है, ऐसा ही मेरे पास साधन है। अब मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ। स्केलर प्रोडक्ट की हमने बात कर ली है, आज बात करेंगे हम किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। अब देखो, इसे इसे क्रॉस प्रतीक चिन्ह होता है, या इसका क्रॉस प्रतीक चिन्ह होता है, या इसे क्रॉस प्रतीक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। क्रॉस प्रतीक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से होता है इसका क्रॉस। इसे क्रॉस प्रतीक चिन्ह से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर आपको? अब देखो, मैं आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूं। ध्यान से, फुल कंसंट्रेट के साथ, फुल फोकस के साथ बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए आपका। मैंने यहां पर ले लिया कोई ए वेक्टर। ये आपका क्या हो गया? कोई ए वेक्टर मान लिया मैंने यहां पर। ओके, और मैंने ये मान लिया आपका बी वेक्टर। यहां तक क्लियर? और मध्य दोनों के मध्य क्या है? एक थीटा एंगल है। मैंने दो सदिश काम में लिए, उनका परिणामी उनकी कोस की कोज्या के इक्वल होता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में ओनली एक क्रॉस का चिन्ह आ जाता है और उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। डायरेक्शन मेरा मतलब एन कैप इनटू हो जाता है एन कैप का। व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट में एन कैप नहीं थी, डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं था, इसलिए ये एक यूनिक बन जाता है आपका टॉपिक। अब देखो, दोनों का प्रोडक्ट मैंने किया यहाँ तक, यानी दो सदिश मैंने यूज में लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दोनों सदिश थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, दोनों के मध्य थीटा एंगल है। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोले कि माना कि दो सदिशों का परिणामी उनकी कॉस की कोज्या के इक्वल होता है, बट इसमें साइन यूज होगा, साइन थीटा यूज होगा, क्योंकि साइन के लिए ही हम अदिश गुणनफल यूज करते हैं। जहां पर क्रॉस आ जाए वहां पर आपका साइन आएगा, और जहां पर डॉट आ जाए वहां पर आपका कॉस आएगा। ये आपको पहले मैंने आपके लिए बता दिया है पिछली क्लास में। अब देखो, मैं इसका एक फॉर्मूला निकालने वाला हूं। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है इसका मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप
इक्वल में आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये है इसका फॉर्मूला सिंपल सा। मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप है इसकी डायरेक्शन यानी दिशा। ये इसको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डबल है, सिंगल से डबल बना हुआ है। आप जानते होंगे कि एक जोड़ी, मेरा मतलब मैं अभी तो सिंगल हूँ, कहते हैं ना ये सिंगल है, अभी कौन बगल वाला सामने वाला। तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट का अदिश गुणनफल था उसमें डायरेक्शन नहीं थी, सिंगल ही था वो बंदा। मेरा मतलब एक प्रोडक्ट है cos थीटा। cos थीटा किसके लिए? स्केलर प्रोडक्ट में यूज होता है यानी अदिश गुणनफल में। तो वो सिंगल ही था, उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं था। इसमें डायरेक्शन आ चुकी है एन कैप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से आगे मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है। मॉड ऑफ है आपका ए का मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए का परिणाम है, ये परिमाण है। ओके, उसके बाद बी आपका क्या है? बी है आपका मॉड ऑफ बी का परिमाण। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में साइन थीटा क्या है? दोनों वेक्टरों के मध्य का एंगल, दोनों सदिशों के बीच का कोण। बीच का क्या है? कोण है। कौन? cos साइन थीटा। ओके, एन कैप क्या है यहाँ पर? एन कैप है डायरेक्शन यानी दिशा। ये आप याद कर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर पॉइंट लिखाए हुए हैं। ओके, यहाँ तक डन। अब देखो यहाँ से आगे मैं आपके लिए एक एक स्थिति कराते जाऊंगा। यदि मैं थीटा बराबर में 0 मानूं और यदि थीटा बराबर में 90 डिग्री मानूं, थीटा बराबर में इतने ही मानते हैं हम, दो ही एंगल रखेंगे। ध्यान से पूरा कंसंट्रेट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब देखो मैं विशेष स्थिति कराने वाला हूँ, इंपोर्टेंट फैक्ट कराने वाला हूँ यहाँ से आगे। ध्यान से देखते जाइए। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। अब देखो विशेष स्थिति में क्या कराने वाला हूँ। विशेष स्थिति कराऊंगा सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1, थीटा बराबर में 0 रखूंगा। इसमें क्या रखूंगा? थीटा बराबर में 0 रखूंगा। किसमें? इसमें। अब देखो इसे मैं लिख लेता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है। मैं डायरेक्ट थीटा की जगह पर 0 लिख दूं। एंड कैप बराबर में क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि मैं थोड़ी देर के लिए एन कैप को यहाँ से गायब कर दूं, थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए ही। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 0। ओके, यदि 0 का गुणा इससे होगा तो ये पूरे को खत्म कर देगा, इसलिए ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर। अब मैं लूंगा सेकंड स्थिति, थीटा बराबर में 90 डिग्री का एंगल। तो थीटा बराबर में 90 डिग्री का एंगल रख लेता हूँ। सेकंड स्थिति रहेगी थीटा बराबर में 90 डिग्री के एंगल की। तो थीटा बराबर 90 डिग्री का हम एंगल रखेंगे तो सिंपल सी बात है, थीटा की जगह पर हम यहाँ रखेंगे साइन 90 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू आपको पता ही होगी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो सिंपल सा फंडा है, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का गुणा इससे होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए बराबर में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। या आप मॉड ऑफ व्यू लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैंने 2 स्थिति आपकी कंप्लीट करा दी हैं। यहाँ तक क्लियर। यदि आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से मैं आपके लिए रिवाज करा रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैंने लिया था क्रॉस प्रोडक्ट चैप्टर। इसे क्रॉस प्रतीक इनटू के निशान से व्यक्त किया जाता है। मैंने लिया था वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के मध्य का कोण क्या है? थीटा एंगल है। ठीक है, तो मैंने ए क्या है? ए आपका क्या है? मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड है। बी आपका क्या है? मॉड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का एंगल है। एन कैप यहाँ पर क्या है? दिशा है। ये इसका फॉर्मूला है। यदि इसे और
मेकअप कर सकें इस फॉर्मूले का तो आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ इसका मेकअप कैसे किया जाता है। यदि मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, साइन थीटा एन कैप बराबर में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। ये होता है आपका सिंपल सा रूप क्रॉस प्रोडक्ट का। आपका चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अब मैं बात करूंगा दाएं हाथ के नियम की। दाएं हाथ का नियम आपका इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से देखते जाइए। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से जल्दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कराऊंगा दाएं हाथ का नियम। अब देखो, मैं आपके लिए सेकंड टॉपिक कराने वाला हूं, दाएं हाथ का नियम। ध्यान से देखते जाइए। सेकंड टॉपिक आपका क्या है? दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का आपका कौन सा है? बाएं हाथ आपका कौन सा है? यदि मैं बात करूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। यहां तक क्लियर? हम बात करेंगे दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ का नियम क्या होता है उसको मैं आपके लिए समझा देता हूं। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये होती है कि इस नियम के अनुसार हम दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए या दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसलिए मैं मतलब चुपके से बोल रहा हूँ ताकि बाहर का बैकग्राउंड इस वीडियो में ऐड ना हो। तो दोबारा से बताता हूँ मैं आपके लिए दाएं हाथ का नियम। ध्यान से देखो, दाएं हाथ की मतलब इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऊपर की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। दोबारा से एक और बार फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए समझा देता हूं। यह मैं आपके लिए इस प्रकार से समझा देता हूं। ये मेरे पास दो मार्कर हैं, ये इसका नाम बी वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर, इसका नाम है ए वेक्टर। यहां तक क्लियर? आपको कंप्लीट पता होगा। यदि मैं एक और मानूं इस प्रकार से, तीसरा वेक्टर सी वेक्टर मानूं, ठीक है? तीसरा वेक्टर मैंने माना क्या है? सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब मैं इस प्रकार से उंगलियों को फैला रहा हूं। देखो ये मेरा हाथ, देखो दाएं हाथ का नियम इसे ही कहते हैं। देखो ध्यान से देखते जाइए, ये है इस प्रकार से मेरी उंगलियां फैली हुई हैं। इस प्रकार से मैं उंगलियों को इस प्रकार करूं तो हमारा अंगूठा डायरेक्शन को ऊपर की ओर परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा, यानी वेक्टर सी की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए ये इसी प्रकार से बता रहा है। देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, परपेंडिकुलर सी वेक्टर की लंबवत है। ध्यान से देखो, कैमरा की ओर देखो ध्यान से। ये आपका क्या है? ए वेक्टर है और ये आपका क्या है? बी वेक्टर है। ये आपका क्या है? सी वेक्टर है। ये परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है जो सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपके लिए समझा देता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से। देखो इस प्रकार से है आपका दाएं हाथ का नियम। ये होता है आपका वेक्टर ए, ये होता है आपका वेक्टर बी। यहां तक क्लियर? दोनों के मध्य मैंने मान लिया थीटा एंगल, थीटा कोण। यहां तक क्लियर? अब देखो मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जाऊंगा। इस प्रकार से मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जाऊंगा। इस हाथ को देखो मेरे, यदि मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जाऊंगा तो मेरी हाथ की उंगलियां इस तरफ जाएंगी, इस तरफ। दोबारा से देखो, ये आपका क्या है? ए वेक्टर है, ये आपका क्या है? बी वेक्टर है। ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाऊंगा। इस प्रकार से देखो, उंगलियों को देखो, कैमरा की ओर देखो। ये आपका क्या है? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जा रहा हूँ, देखो इस प्रकार से। तो हमारा अंगूठा ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ओके, तो ये हो जाएगा, मैंने इसको मान लिया सी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर? और ए वेक्टर और बी वेक्टर
किसको परपेंडिकुलर है, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये है सी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर परपेंडिकुलर किसके हैं, ये हैं सी के परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इससे यदि न्यूमेरिकल बना दो, और बापू लेवल का न्यूमेरिकल बनता है कि ए वेक्टर यदि बी वेक्टर इस प्रकार से उंगलियों को फैलाया जाए तो ऊपर की ओर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताते हैं सी परपेंडिकुलर होते हैं, सी के परपेंडिकुलर होते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो सकता है। क्या बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्या सी वेक्टर ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जोड़ना है ना कि इनटू कराना है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओनली सी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही हो सकते हैं। यदि मैं इस प्रकार से बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आऊं, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आऊं, तो उंगलियां इस प्रकार से फैलानी होंगी और डायरेक्शन नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, यदि हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो इस प्रकार से उंगलियां ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है आपका दाएं हाथ का नियम। ओके, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, या आप हाथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाथ बना के दिखा देता हूँ। वैसे मैंने कभी हाथ बनाया नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, सही है ना, करेक्ट है। ठीक है, या तक कंप्लीट। ठीक है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो अंगूठा ऊपर की ओर डायरेक्शन दिखाएगा, और बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आएंगे अंगूठा नीचे की ओर। ऐसा नहीं है इस हाथ को यूज करने में, ओनली ये हाथ यूज करना है आपको, दाएं हाथ। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक पर, यानी सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। हेडिंग डाल लो आप, सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो, सापेक्ष वेग का अपने आप में एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते जाइए। मैंने मान लिया ए पॉइंट, या मैं नाम ले लेता हूं चीनू और मीनू। नाम तो अच्छे हैं, चीनू और मीनू। मैंने इसको नाम दे दिया ए, मैंने इसको नाम दे दिया बी। अब देखो, ये आपका चीनू है, ये आपका मीनू है। इन्हीं से मैं डिफरेंट बताऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी में। ध्यान से देखते जाइए। चीनू एक स्त्री का नेम है, मीनू एक पुरुष का नेम है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या अपने आप में पुरुष है, कौन, स्त्री है, ये मेरा मतलब स्त्री है। चीनू का नाम स्त्री है और मीनू अपने आप में क्या है, पुरुष है। अब देखो, चीनू और मीनू को एक खबर की बात चली कि हमारे विलेज में या हमारे गांव में आतंकवादी आ गए हैं। तो आतंकवादी आ गए हैं तो सीधी सी बात है, वहां पर आतंक होगा, वहां पर मरेंगे ओनली और कुछ नहीं होगा। आतंक के मतलब आतंक के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है, ये इनको बात पता चल गई। तो ये भाई साहब अपने आप में मतलब खलबली सी मच गई दोनों में, चीनू और मीनू में। चीनू कहने लगा कि मैं पहले जाऊंगा अपने विलेज, मीनू कहने लगा कि मैं पहले जाऊंगा अपने विलेज अपने गांववासियों को बचाने के लिए। तो ये भाई साहब में अपने आप में मतलब झगड़ा सा होने लगा। तो सबसे पहले भाई साहब मीनू आगे चला गया चीनू से, क्योंकि पुरुष अपने आप में एक हिम्मत वाले पुरुष होते हैं। वैसे तो आज के टाइम सभी इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ये भाई साहब पहले चले गया। अब देखो, ये पीछे रह गया। ये जो पीछे रहा था इसकी वेलोसिटी क्या है, v1। ये v1 वेलोसिटी से गति कर रहा था, भाग रहा था, और ये भाई साहब v2 वेलोसिटी से भाग रहा था। अब आप देख सकते हैं कि मीनू चीनू से v2 वेलोसिटी ज्यादा है और चीनू मीनू से v1 वेलोसिटी कम है। इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी गतिमान चाल कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए ये आगे चल रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मीनू की चीनू के सापेक्ष वेलोसिटी
v1 है। मेरा मतलब मीनू की चीनू के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है v2 और चीनू की मीनू के सापेक्ष कितनी है v1 वेलोसिटी है। यही होती है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। या किसी के सापेक्ष अपनी वेलोसिटी को दोहराना या ज्ञात करना, किसी के सापेक्ष अपनी गति या वेलोसिटी को या वेग को क्या करना, व्यक्त करना, वही आपका कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ध्यान से देखते जाइए। यदि दोनों भाई साहब एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मीनू और चीनू, चीनू भाई साहब मीनू भाई साहब के पीछे भागते जा रहे हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष है तो पुरुष के पीछे जाहिर सी बात है स्त्री अपने आप आ जाएगी, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भाई साहब डायरेक्शन को इक्वल फॉलो कर रहे हैं, बराबर है दोनों की डायरेक्शन, सीधे जा रहे हैं दोनों, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, समांतर है, ठीक है। इस तरफ ये जा रहे हैं, इस तरफ दोनों जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीनू और मीनू को एक ही प्लेस पर जाना है, वो भी अपना फोकस क्या है इन दोनों का, विलेज, अपना गांव। अब देखो यदि ये एक समान दिशा में जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या आएगी, ध्यान से देखो। यदि ये एक समान दिशा को तय करेंगे, एक समान दिशा को, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक समान दिशा के लिए एक समान दिशा हो तो क्या आएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी v1 और v2 के सापेक्ष, v1 और v2 बराबर में आ जाएगा आपका क्या, v1 पहले आएगा v2 बाद में आएगा, ठीक है। पहले कम फिर ज्यादा, पहले कम में से फिर ज्यादा घटाना है तो हम घटा देंगे v1 माइनस का v2, ये हो जाए आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, सिंपल सा। यहाँ तक क्लियर। यानी पहले हम v1 का लिखेंगे, कम का लिखेंगे, फिर ज्यादा का लिखेंगे, कम में से ज्यादा घटाएंगे, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, ये भाई साहब इस तरफ जाए और ये भाई साहब इस तरफ जाए तो डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। यदि दिशा विपरीत हो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका यदि दिशा विपरीत हो, क्या हो, दिशा विपरीत हो, क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यदि दिशा क्या हो, विपरीत हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में मीनू इस तरफ जाएगा, चीनू इस तरफ जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो देखो जुड़ जाएगी कैसे, तो v1 बराबर में v1 प्लस में v2, ये है इसका फॉर्मूला अपोजिट डायरेक्शन का, ये है एक समान डायरेक्शन का। ओके, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, तभी आप रिलेटिव वेलोसिटी को याद करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मैंने 3 पॉइंट कंप्लीट करा दिए, अब मैं चौथे पॉइंट की तरफ चलता हूं। यदि हमारा मीनू भाई साहब इधर जाए और हमारा चीनू भाई साहब इस तरफ जाए, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो दोनों, देखो लंबवत की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, लंबवत के लिए, तो तीसरा पॉइंट हम याद करेंगे लंबवत, मैं यहीं पर करा देता हूं लंबवत के लिए। लंबवत हो, यदि दोनों लंबवत हो, दोनों क्या हो, लंबवत हो, तो लंबवत के लिए आप देख सकते हैं दोनों परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर होंगे तो आपको जाहिर सी बात है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो v12 वेक्टर बराबर में v1 वेक्टर प्लस में v2 वेक्टर, दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका चौथा पॉइंट रह गया है, चौथा पॉइंट मैं आपके लिए समझाऊंगा, ध्यान से एक बार इसको पढ़ें और समझें दोबारा से, ठीक है। अब देखो मैं आपके लिए चौथा पॉइंट कंप्लीट बताने वाला हूं, ध्यान से देखो चौथा पॉइंट क्या है। यदि v1 वेक्टर व v2 वेक्टर के मध्य एंगल कितना आ जाए, थीटा आ जाए, थीटा कोण आ जाए, थीटा कोण आ जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके लिए मैं आपके लिए निकालता हूं रिलेटिव वेलोसिटी, या आप इसे बी आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी से वेलोसिटी, आर से रिलेटिव, ठीक है। बी आर भी लिख सकते हैं इसे आप, बी आर 1 2 बी आर, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख लो बी आर, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो बी आर, ठीक है। आर से रिलेटिव और बी से वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग, ठीक है। अब हम निकालेंगे v1 वेक्टर व v2 वेक्टर के मध्य यदि थीटा डिग्री एंगल हो, तो बी आर
बी आर निकाल रहा हूं मैं, ओके, और 1 और 2, ठीक है, क्योंकि एक के सापेक्ष दूसरी, ठीक है। अब निकालेंगे हम मध्य कोण, यानी बीच का कोण थीटा हो तो कितनी आएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने आपके लिए एक मीन मैग्नीट्यूड निकलवाया था, दो सदिशों के सदिश का परिणामी कैसे निकालते हैं, मैंने उसका फॉर्मूला भी आपके लिए निकलवा दिया है। आर बराबर में क्या आया था, ये आया था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये आया था। किसका आया था ये फॉर्मूला, ये आया था दो सदिशों के मैग्नीट्यूड का परिणामी ज्ञात करना। यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब देखो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने वाला हूँ, वो भी आपका काम में आएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैं सख्त कह सकता हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो ये आ जाएगा, ए किसका काम करेगा, b1 का, और b किसका काम करेगा, b2 का काम करेगा। तो ध्यान से देखो, अंडर रूट में आपके लिए लगा देता हूँ b1 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में b2 वेक्टर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, b1 वेक्टर 2b1 वेक्टर b2 वेक्टर और क्या आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा। ये है इसका फॉर्मूला यदि लंबवत हो तो, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका सिंपल सा प्रोसेस। मैंने 4 कंडीशन आपके लिए लिखा दी है। सबसे पहली कंडीशन एक समान दिशा में हो तो माइनस का, यदि दिशा विपरीत हो तो प्लस का, यदि दोनों लंबवत हो तो बी आर यानी रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल में अंडर रूट लग जाएगा b1 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस b2 वेक्टर का होल स्क्वायर। और मैंने चौथी कंडीशन लिखा दी है, यदि b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर के मध्य में थीटा एंगल हो तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। यहाँ तक होता है आपका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट फिनिश। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मोशन चैप्टर यानी गति। गति क्या होती है, गति के प्रकार कितने हैं, उसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेना ध्यान से और स्क्रीनशॉट भी ले लेना जल्दी से जल्दी।